हाँ जी, नमस्कार। चलिए, हिंदी व्याकरण का प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या महत्व है, यहाँ से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि हिंदी व्याकरण में यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आना चाहिए। कहाँ-कहाँ व्याकरण का कितना इम्पोर्टेंस है, यहाँ हम लोग पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। तो यदि वास्तव में आप पीएसआई बनना चाहते हैं, तो बिना व्याकरण के नॉलेज के ये असंभव है। इसका मतलब 200 नंबर के, अगर हम बात करें व्याकरण का इंपॉर्टेंस इन पीएसआई, पुलिस संघ इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, बिना व्याकरण के आप सोच भी नहीं सकते। और आपको पता होना चाहिए, दो पेपर में से एक पेपर 200 नंबर का किसका होता है? हिंदी व्याकरण का 200 नंबर का। अब आप सोच सकते हैं, और 300 नंबर या जो भी है वो दूसरा पेपर किसका होता है? जीके का। कुल मिला के हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 200 नंबर जीके का होगा और 200 नंबर ही किसका होगा? हिंदी का। अगर बात करें इसके वेटेज की, तो आरपीएससी द्वारा निकाली गई ग्रेड सेकंड भर्ती की अगर हम बात करें, तो इसका वेटेज यहां तो आपको बताया जा चुका है कि 200 अंक, 400 में से 200 अंक का जो पेपर है वो किसका होता है? पीएसआई का। और अगर हम बात करें किसकी? ग्रेड सेकंड की, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड सेकंड में 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्नों में से आप अगर विगत एग्जाम को उठाकर देखा जाए, तो लगभग लगभग हम बात कर सकते हैं 60 से लेकर 65 तक प्रश्न आपके किस में आएंगे? ग्रेड सेकंड में। मैं इतना कह सकता हूं कि जिस विद्यार्थी की ग्रामर सॉलिड है, हिंदी व्याकरण मजबूत है, वो सेकंड ग्रेड में आराम से लग जाएगा। आराम से का मतलब इतना आराम से कि आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 60 से 65 प्रश्न आपके इसके आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रचनाओं के प्रश्न आएंगे। यानी ग्रेड सेकंड में लगने के लिए आपको साहित्य को ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साहित्य के नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150 में से लगभग लगभग 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन किसके आएंगे? लिटरेचर के। इसलिए ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसके अंतर्गत? ग्रेड सेकंड में। किसको लेकर? साहित्य को लेकर। वहां अगर आपकी ग्रामर सही है तो आप आराम से सेकंड ग्रेड के अध्यापक बन सकते हैं। प्रश्न उठता है कि साहब अगर हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचे, तो वैसे तो फर्स्ट ग्रेड के लिए समय है नहीं, फिर भी सोचे तो ग्रामर का वेटेज अगर हम बात करें ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत ग्रामर का वेटेज की बात करें, तो मैक्सिमम 10 से 15 तक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, जो आपके संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग से पूछे जाते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट में ग्रामर का वेटेज कम है। वहां जो वेटेज है ज्यादा वो किसका है? वहां वेटेज हिंदी साहित्य के इतिहास का है, काव्य शास्त्र का। और काव्य शास्त्र में भी कौन सा? भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ प्रश्नों से आज की क्लास की शुरुआत भी मैं करने जा रहा हूं। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब हम तो छठी क्लास से हिंदी व्याकरण पढ़ते आए हैं, यहाँ कौन सी स्पेशल व्याकरण आप पढ़ाएंगे? तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, कह सकता हूं, समझा सकता हूं कि हिंदी व्याकरण के बिना न तो पीएसआई बन सकते, न ग्रेड सेकंड के बन सकते। और सुनिए, ये अपने बेसिकली 3 ही पार्ट लिए हैं। इसके अलावा पटवारी में चले जाओ, व्याकरण आएगी। ग्राम सेवक में चले जाओ, व्याकरण में आएगी। आरएस में चले जाओ, व्याकरण आती है। अब बात करते हैं आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, वहां भी व्याकरण आती है। राजस्थान के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण का वेटेज होता है, कहीं ये कम मात्रा में है और कहीं ये ज्यादा मात्रा में है। बात ये भी है कि हम सब छठी क्लास से व्याकरण पढ़ते आए हैं, यहाँ कौन सी व्याकरण पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं, बहुत इजी सिलेबस है, जो मैं आपको लिखना चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। सबसे पहले वर्णमाला आती है, और ये बात सही है, बिना नींव के किसी भी अच्छे मकान की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। जब तक आपको स्वर नहीं आएंगे, व्यंजन नहीं आएंगे, उच्चारण स्थान नहीं आएंगे, रेखा प्रयोग नहीं आएगा, व्यंजन द्वित्व नहीं आएगा, व्यंजन गुच्छ नहीं आएगा, तब तक आप संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वर्णमाला की अगर हम बात करें, तो
आपको पता होना चाहिए। यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये है, देखो आप संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 ही क्यों मानी गई है, और इससे भी पहले प्रश्न व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आज के अगर अपडेट के हिसाब से बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए कि साहब स्वरों की संख्या कितनी है, और अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या के बाद में वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या, वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या कितनी मानी जाएगी, सही संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए, पहले अगर हम बात करें मूल वर्णों की संख्या तो 44 होगी, और टोटल वर्णों की अगर बात करें तो पहले 52 थे, लेकिन 2024 के बाद ये कितने हो गए 53। ळ को भी 53 में वर्ण के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो वर्णों की संख्या कितनी होगी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि संयुक्त व्यंजन है वो देखो व्यंजन हम लोग क्यों नहीं माने, देखो संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं माना जाता है, जबकि आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। कौन कौन से, श, त्र, गे और स्र, ये 4 है। और इसका निर्माण किससे हुआ, क और स से हुआ, इसका निर्माण त और र से हुआ है, इसका निर्माण ज और ये से हुआ है, इसका निर्माण स और र से हुआ, और यहां जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दे, जिस दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखा कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दे का निर्माण भी किससे होता है, ड प्लस ये से, किससे होता है, ड प्लस ये से, ड क्या है आधा है, ड क्या है आधा, तो फिर इसको भी तो संयुक्त व्यंजन मानना चाहिए। जब संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो फिर देखो संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं माना जा सकता, देखो भी तो संयुक्त व्यंजन मानना चाहिए, क्यों नहीं माना जाता, इसका उत्तर भी आपको आगे देखने को मिलेगा। प्रश्न उठता है कि साहब रे का प्रयोग हिंदी में कितने रूपों में किया जाता है, रे का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है, रे किस किस स्टाइल से लिखा जाता है, इसका उत्तर भी शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा रे हिंदी में 4 प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन से रे होते हैं और कौन कौन से रे अधूरे होते हैं, कौन कौन से रे इनमें से पूरे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो शब्द के ऊपर बैठता है रे, एक अपन नीचे लगाते रे, एक आपका रे, और एक आपके नीचे यहां भी देखते हैं, तो ये तो हो गया आपका कर्म, ये हो गया आपका क्रम, ये हो गया कर्म, और एक हो गया आपका कौन सा राष्ट्र। तो रे हिंदी में कितने प्रकार से लिखा जाता है, 4 प्रकार से लिखा जाता है। आपके मस्तिष्क से प्रश्न उठता होगा कि इनमें से कौन सा रे तो पूरा है और कौन सा रे आधा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप ये भी सोचते होंगे कि साहब पृथ्वी के नीचे लगने वाला ये जो री है ये पूरा है या आधा है, तो ये व्यंजन है ही नहीं, ये तो अपने आप में क्या बोलेंगे, इसको तो स्वर बोलेंगे, जबकि किताबों में दे रखा है रे के रूप में इसको भी, जबकि तो रे आ ए ओ और क्या है री है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे व्यंजन द्वित्व क्या होता है, व्यंजन द्वित्व कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, व्यंजन गुच्छ क्या होता है जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है, इस पर भी हम डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे, और कहां कहां इसमें गे का उच्चारण होता है, कहां ड के रूप में होता है, कहां अनुस्वार के रूप में होता है, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। कुल मिला के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कम से कम अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न यहां से आएंगे ही आएंगे, कम से कम, और ये ज्यादा जटिल नहीं है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अंतस्थ क्या है, उष्म क्या है, बहुत डिटेल से कम 4 से 5 दिन इसको पढ़ने और पढ़ाने में लगेंगे। कुल मिला के वर्णमाला वाला टॉपिक भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, वर्णों के बाद में किसका स्थान आता है, शब्द। अब ये जो शब्द है ना, इसके कितने भेद माने गए हैं, 4, और आप ये समझ लीजिएगा कि कम से कम 20 दिन शब्द पढ़ाए जाएंगे, और 20 से भी ज्यादा 25 दिन शब्द पढ़ेंगे, लेकिन आपको तो यही पता नहीं शब्द में आता क्या है और शब्द का वेटेज क्या है, तो मैं एक एक पर चर्चा करूंगा। नंबर 1 है अर्थ के स्तर पर, किसके स्तर पर, अर्थ के स्तर पर जो शब्द है उनकी अगर बात करेंगे तो एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, युग्म शब्द है,
और वन वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए क्या बोलेंगे? एक शब्द। अब आज तक मुझे ये बता दीजिएगा, हमें इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, किसी विद्यार्थी ने स्पेशल इनकी तैयारी की है? आप बताइएगा। कभी आपने अनेकार्थी शब्दों को ढंग से पढ़ा है? कभी आपने विलोम शब्दों को पढ़ा है? कभी आपने पर्यायवाची शब्दों का गहनतम अध्ययन किया? नहीं। सिर्फ किस पर आधार मानते हैं हम? हमारे नॉलेज पर, हमारे पूर्व ज्ञान पर आधार मानते हैं। और यही कारण है कि आपके 65 में से 10 नंबर तो वैसे ही माइनस में हो गया। आप इनको पढ़ते ही नहीं। जब हमें सामने आता तो ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप इनको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि कम से कम 8 से लेकर 10 प्रश्न इन सभी टॉपिक्स में आते हैं और हम इनका कभी भी अध्ययन नहीं करते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आप देखिएगा एकार्थी शब्दों को घर जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे यही याद करवा दिए जाएंगे। और मोटे मोटे तौर पर देखें तो सभी संज्ञा, कौन सी? सभी संज्ञाओं के उदाहरण, जितनी भी संज्ञाएं है ना, सभी संज्ञाओं के उदाहरण व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, किस में आते हैं? एकार्थी में। हम बात करें अनेकार्थी शब्द, तो यदि आपको यमक अलंकार के बारे में जानकारी है और यदि आपको सलेश अलंकार के बारे में जानकारी है, इन दोनों के उदाहरण अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। और आपका 50% काम ऐसा का ऐसा कक्ष में 2-3 घंटे की क्लास लेने से कंप्लीट हो जाएगा। ये यमक अलंकार और सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण किसमें आते हैं? अनेकार्थी। विलोम शब्दों की अगर हम बात करें तो विलोम शब्द हिंदी की बहुत लेंथी विधा है, जटिल विधा है, लेकिन इसको जटिल मत मानेगा। लगभग 50% आपके विलोम शब्द कक्ष में याद हो जाएंगे। कैसे? अब आपको पता होना चाहिए, ये एक शब्द है हार, एक शब्द है आपका सच। अब हार का विलोम जीतना नहीं हो सकता, हार का विलोम क्या होगा? जीत ही होगा। क्यों? भाववाचक संज्ञाओं के विलोम भाववाचक होते हैं। इसी प्रकार सच भी भाववाचक है, इसका विलोम क्या होगा? झूठ। इसी प्रकार लंबा क्या है? विशेषण, तो विशेषण का विलोम क्या होता है? विशेषण। इसी प्रकार क्रिया का विलोम क्या होता है? क्रिया। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का विलोम क्या होता है? जातिवाचक। ये भी डिटेल से पढ़ेंगे तो लगभग 50% काम आपका विलोम शब्दों का भी स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। प्रश्न उठता पर्यायवाची शब्द, आपको ये पता होना चाहिए जितने भी पर्यायवाची शब्द है, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होते रहते हैं। अगर हम बात करें कुछ पर्यायवाची शब्दों की, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे जैसा प्रश्न चलता है वैसा ही पर्यायवाची होना चाहिए। जैसे हम कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं तो अपन लिखते हैं श्री गणेश करना, उसकी जगह श्री लंबोदर नहीं लिख सकते, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से गणेश और लंबोदर एक ही पर्यायवाची, लेकिन वो अशुद्ध माना जाएगा। ऐसे युग्म शब्द और वन वर्ड, इनमें से आप समझो 8 से लेकर 10 तक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और आप यकीन कीजिएगा लगभग आधे प्रश्न तो आपको यही समझ में आ जाएंगे। लगभग आधे प्रश्न तो आपको यही समझ में आ जाएंगे। निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूं। चलेगा। अर्थ के स्तर के बाद में नंबर 2 है आपका किसके आधार पर? इतिहास। इतिहास के आधार पर इसके बाद में हम लोग बात करें इतिहास क्या कहता है इसके आधार पर, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। पढ़ा होगा आपने, इतिहास उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 शब्द कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है तत्सम शब्द। आप ये समझ लो हिंदी व्याकरण का सबसे जटिलतम टॉपिक यही है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तत्सम शब्द बेसिकली किस भाषा के होते हैं? संस्कृत के। किस भाषा के होते हैं? संस्कृत के। नंबर 2 आपके कौन से शब्द होंगे? हिंदी के। कौन से होंगे? नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसके होते हैं? हिंदी के। नंबर 3 है आपके देशज शब्द, और नंबर 4 है आपके कौन से? विदेशी शब्द। और साथियों यही हम पढ़ेंगे आर्ध तत्सम, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? संकर शब्द। आर्ध तत्सम और संकर शब्द का अध्ययन भी हम लोग यही करेंगे। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब इतना जटिलतम कैसे है? ये तो हम कई बार पढ़े, तत्सम और तद्भव। एक बात मुझे बताइएगा, संस्कृत के शब्दों की संख्या हिंदी में कितनी होगी? अनलिमिटेड। कितनी?
अनलिमिटेड। हिंदी के शब्द कितने? अनलिमिटेड। फिर हम गांव के शब्द देशज होते हैं, अनलिमिटेड। और विदेशी शब्द, दुर्भाग्य की बात है हिंदी शब्द भी क्या है? विदेशी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विदेशी शब्द है? हमें कैसे पता चलेगा कि गांव का शब्द है? हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी का शब्द है? हमें कैसे पता चलेगा ये संस्कृत का शब्द है? तो इसके लिए बहुत सारे नियम है, कानून है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, और जिनको हम ट्रिक्स के माध्यम से आराम से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखो आप, तत्सम शब्द बेसिकली किस भाषा के होते हैं? संस्कृत के। और तद्भव शब्द किसके होते हैं? हिंदी शब्द, हिंदी के। और देशज किसके होते हैं? ग्रामीण शब्द होते हैं। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? अलग अलग विदेशी भाषाओं से आए हुए। अब आप एक बात बताइएगा, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं और आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपके सामने आ गया उष्ट शब्द आ गया, जैसे आपके सामने यंक आ गया, अंक आ गया, यशोदा आ गया, यमुना आ गया, वसंत आ गया, वर यात्रा आ गया, वर यात्रा आ गया, मातृ आ गया, पितृ आ गया, अग्नि आ गया, अग्नि आ गया, दश आ गया, और भी बहुत सारे हजारों की तादाद में आपके सामने शब्द है। इसी प्रकार कर्म आ गया, इसी प्रकार ये क्रम आ गया। प्रश्न उठता है कि साहब इनको कैसे पहचानेंगे? तो देखो, इसके 10-12 ऐसे नियम है, आराम से तत्सम और तद्भव शब्द जिनकी संख्या करोड़ों में क्यों ना हो, आराम से पहचान सकते। अब प्रश्न उठता, उष्ट तत्सम क्यों है? तो बात साफ है, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द क्यों है? जहां भी रे का प्रयोग, देखो ये जो रे 4 प्रकार से लिखा जाता है, इसका प्रयोग शब्द के नीचे, शब्द के ऊपर, दाएं बाएं कहीं भी किया जाएगा, उसके प्रयोग से युक्त शब्द तत्समी होते हैं। रे का प्रयोग शब्द के ऊपर नीचे कहीं भी होगा। अब बताओ इतने कितने उदाहरण हो सकते हैं? करोड़ों की संख्या में। अगर आपसे पूछा जाएगा रे कहीं भी आ रहा है, वो तत्सम का ही शब्द होगा। इसी प्रकार आप देखो, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है वो बेसिकली किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत का। अंक है, अंध है, चंद्र है, समझ में आ गए? अनुस्वार लगाओ अपने आप में। और कारण इसका क्या है? क्योंकि अनुस्वार युक्त शब्द अधिकांश क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और अनुस्वार का प्रयोग किस में होता है? संस्कृत में होता है। जाहिर सी बात है, ये संस्कृत का शब्द क्यों है? तो जाहिर सी बात है, ये क्या है? ये से प्रारंभ होने वाले जितने भी शब्द वो तत्समी है। किससे प्रारंभ होने वाले? ये से प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इन्हीं के आते हैं, ये वाले। कोई भी शब्द ये से प्रारंभ हो जाएगा। यमुना है, तत्समय। यात्रा है, तत्समय। यंत्र मंत्र है, तत्समय। युक्ति है, तत्समय। यौवन है, तत्समय। जो भी ये से प्रारंभ हो रहा है वो संस्कृत का होगा। और जो भी जैसे प्रारंभ होगा, जैसे जमुना है, जैसे अपन बात करते हैं यद्यपि है, जैसे हम बात करते हैं जजमान है, समझ में आ गया? जैसे हम जुक्ति की बात करते हैं वो हिंदी के हो जाएंगे। इसी प्रकार जो भी शब्द वैसे प्रारंभ होगा, कृपया यात्रीगण ध्यान दे, वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांश क्या होंगे? तत्समी होंगे। जो भी शब्द किससे प्रारंभ होगा वैसे किससे। और आप घर जाके देखना, इन चीजों को पढ़ने से मतलब नहीं है। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, आप आराम से 65 में से कम बोल रहा हूं 55 प्रश्न 1001% सेकंड ग्रेड में सही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए। और थानादार में लगभग हम 200 में से 180 प्लस ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि थानादार में तो हर पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली किस पर आधारित है? हिंदी व्याकरण पे। और हिंदी व्याकरण का नॉलेज नहीं होने का मतलब थानादार नहीं बनना है। और इसलिए सबसे ज्यादा जो थानादार बनते हैं ना, वो हिंदी सब्जेक्ट के बच्चे बनते हैं। आपको करना क्या है? क्या करना है? सेकंड ग्रेड दे लिया, वही हिंदी वहां है, वही जीके लगभग 80% है। अरे भाई जीके तो वही राजस्थान आर्ट, कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए आप देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो 80% हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही पीएसआई बनते हैं। और इसका कारण है, अब बताओ हिंदी को क्या सेकंड ग्रेड में अलग हिंदी है, पीएसआई में अलग हिंदी आती है क्या? वही संधि इतने प्रकार की होती है, वहां भी संधि इतने प्रकार के, संज्ञा के 3 भेद है, वहां भी 3 ही भेद होंगे। कोई विशेष तो नहीं, आपको एक अलग चांस मिल रहा है, आपको एक अलग चांस मिल रहा है। और सही बात तो ये, थानादार की नौकरी तो थानादार वाली होती है। आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, अच्छी बात है। फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, अच्छी बात है। और क्यों ना थानादार की तैयारी कर ले? क्योंकि जीके 80% वही है, हिंदी 100% वही है। बताओ क्या एक्स्ट्रा पढ़ना आपको? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, देना चाहिए।
जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी उनको पीएसआई का पेपर देना चाहिए और कोशिश करो, आगे देखा जाएगा कहां क्या होने वाला है, लेकिन हमारी मेहनत वहां तक जानी चाहिए क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार आप देखो री स्वर का प्रयोग, जहां भी री आएगा ना, ये री मातृ है, पितृ है, गिरित है, कृष्ण है, री स्वर के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः क्या होंगे, तत्समी होंगे। इसी प्रकार आप देखो आधे अधूरे जो भी शब्द होते हैं वो तत्समी होते हैं। इसी प्रकार देखो तालव्य श, ये क्या है, तालव्य श, कौन सा श है ये, तालव्य, जो कहां से उच्चारित होता है, तालु से। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है और दांत वाला सातन से सड़क, वो किस में चलता है, हिंदी में। किसमें चलता है, हिंदी में। रे का प्रयोग जहां भी होगा वो तत्समी होगा। कुल मिला के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभी मैं किताबें बताऊंगा आपको 3, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लगभग 12.5 प्रश्न दे रखे हैं, इनके तत्सम के और तद्भव के, तत्सम और तद्भव। और मैं आपको कह रहा हूं अगर आप जाके हल करोगे आज भी सेमिनार के बाद भी, तो लगभग 50% काम तो वैसे हो जाएगा। पूरे नियम सेमिनार में बताए भी नहीं जा सकते क्योंकि जब तक फीस जमा नहीं होती पूरी बातें, हाउ कैन दिस पॉसिबल, वो पूरी बातें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि लंबा भी हो जाता है सेमिनार भी। ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। चलिएगा, यहाँ अगर हम बात करें विदेशी, ऐसे अर्ध तत्सम और संकर शब्द क्या होते हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आप ये समझ लो जितनी मेरी समझ है, कम से कम 5 प्रश्न आपके यहां से भी आएंगे। किसमें से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, अर्ध तत्सम। और अगर पीएसआई की बात करें तो चूंकि वहां 200 नंबर का मामला है, 100 प्रश्न आते हैं तो जस्ट डबल हो जाएंगे, लगभग तो उसके अनुपात में नंबर आ जाते हैं। इतिहास के बाद में नंबर 3 है रचना के आधार पर। रचना क्या है, बनावट क्या है, संरचना क्या है, इसके आधार पर, और व्युत्पत्ति क्या है। नंबर तीसरा पार्ट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अरे बहुत इजी है ग्रामर। रूढ़ शब्दों की पहले हम बात कर लेते हैं। देखो आप, रूढ़ शब्द खुद ही रूढ़ है, उदाहरण। यौगिक शब्द खुद ही किसका उदाहरण है, यौगिक का। और योग रूढ़ शब्द खुद ही किसका उदाहरण है, योग रूढ़ का है। अब आप देखो, या हम घर कह रहे हैं, या मकान कह रहे हैं, दिन कह रहे हैं, धूप कह रहे हैं, डोरा कह रहे हैं। और यौगिक शब्दों में आप देखो, ये शंकर शब्द भी यौगिक है, शब्द शब्द भी यौगिक है, मानव शब्द भी यौगिक है, जय शब्द भी यौगिक है। और अगर हम योगरूढ़ शब्दों की बात करेंगे तो योगरूढ़ शब्दों में देखो आप, पीताम्बर है, योगरूढ़ शब्द है, भूमिजा है, योगरूढ़ शब्द है। अब आप देखो कैसे पहचानेंगे, वैसे यहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, केवल 1 नंबर का। क्यों आएगा, क्योंकि है इतना इजी। अब आप देखो ना, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करते। अब आप बताओ, कभी देखा है कि घर में घ प्लस र संधि हुआ है, तो जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करता वो कौन से होंगे, रूढ़। जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम करता है वो यौगिक। अब आप देखो, सम प्लस कर, शप प्लस द, मनु प्लस ए, जे प्लस ए, संधि हो रही है। तीसरे में बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हो, किसके उदाहरण होंगे, योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होंगे। किसके, बहुब्री समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होंगे। मैक्सिमम 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाता है, 1 नंबर, जो आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। इसको घर जाकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये समझने का पॉइंट है। नंबर 4, ये भी शब्द पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर नंबर 4, अगर हम बात करें तो इसके आधार पर 2 है इसके। पहला है विकारी शब्द और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। विकारी और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। विकारी शब्द कौन सा होगा, परिवर्तनशील होगा। अविकारी शब्द क्या होगा, अपरिवर्तनशील होगा। ये कौन से होंगे, अपरिवर्तनशील होगा। अब आप देखो, विकारी का मतलब क्या होता है, बदलाव। और यहां से कैसे प्रश्न आते हैं, विकारी शब्द है संज्ञा, विकारी शब्द है सर्वनाम, विकारी शब्द है कौन सा, विशेषण, और विकारी शब्द कौन सा, क्रिया। ये 4 इसमें पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों में आ जाएगा क्रिया विशेषण। मैं पूरा सिलेबस आपको समझा रहा हूं। क्रिया विशेषण के बाद में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जिसको योजक भी कहते हैं,
नंबर 3 है संबंध बोधक है, और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। इधर भी कितने? 1, 2, 3 और 4। कम से कम 3 नंबर के प्रश्न संज्ञा से आते हैं। 3 प्रश्न आपके किस में पूछे जाएंगे? संज्ञा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 10 संज्ञाओं के नाम बताओ तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसके बाद हजारों संज्ञा बता देंगे। संज्ञा का मतलब होता है नाम, और अंग्रेजी ये कहती है कि द नेम आर कॉल्ड बाय नाउन। इस संसार में जितने भी इमेजेशन और नॉन इमेजेशन, जिनकी कल्पना कर सकते, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सारे के सारे नाम क्या कहलाते? संज्ञा। तो इसका मतलब नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। अब संज्ञा के उदाहरण बताओ। ये क्या? पेन, ये नाम है, संज्ञा है। ये क्या चल रहा? पंखा, ये भी क्या है? संज्ञा है। ये क्या? बोर्ड, ये भी क्या है? संज्ञा। ये क्या है? बाल नहीं, जुल्फे। क्या ये? जुल्फे। ये जुल्फे भी क्या है? संज्ञा है। ये क्या? सिर, सिर भी क्या है? संज्ञा है। ये क्या? टी शर्ट, ये भी क्या है? संज्ञा है। अरे जितने भी नाम है ना संसार में, सब क्या है? और अब आप संज्ञा को कैसे नहीं पहचानेंगे? 3 प्रकार की संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एबेस्टिक नाउन। प्रॉपर नाउन इस क्लास में बता देता हूं। जैसे इनका नाम मान लीजिए रामलाल है। क्या है? रामलाल है। इसका नाम क्या है? श्यामलाल है। इसका नाम क्या है? कालू लाल है। कालू लाल है। एक का नाम कजोड़ लाल है। ये कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा? सबका एक एक नाम है। अब सुनो, ये सब क्या है? बालक है। क्या ये सब क्या है? लड़का है। ये सब क्या है? विद्यार्थी है। ये क्या बन गई? जाति। क्या बन गई? अरे एक से अधिक होते ही जाति बन गई। आप इस क्लास में अलग अलग नाम है, सब स्टूडेंट है, जाति है। और देखो, आपके अंदर लड़कों में तो वैसे भी ईमानदारी का गुण कूट कूट के भरा होता है। ईमानदारी ये भाव है। आप क्यों अपने आप को मुस्कुरा रहे हैं? मैंने गलत बोला? होता है 100%। इनसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों तरफ हाथ लगा के बोल सकते हैं, कसम खा सकते हैं, इनसे ज्यादा ईमानदार मैंने नहीं देखा। इनमें से ज्यादा सच्चाई का भाव तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये देखो, तो ईमानदारी और सच्चाई ये क्या है? भाववाचक। सुनो, भाववाचक संज्ञा दैट मींस एबस्ट्रैक्ट नाउन नॉट टचिंग ओनली फीलिंग। इनको टच नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। बताओ, इसको टच किया जा सकता है? अरे भाव तो इमोशन होते हैं, भाव तो अटैचमेंट होते हैं, नॉट टचिंग ओनली फीलिंग। उनको टच कैसे कर सकते हैं? बताओ, हाउ कैन दिस पॉसिबल? नो पॉसिबल। देखो आप, ईमानदारी है, सच्चाई है, गर्मी लग रही है मुझे, कहां गर्मी? सर्दी लग रही है, कहां सर्दी है? ठंड लग रही है, ठंड कहां है? ठंडा, टच कर लिया, ठंडा विशेषण है। गर्म विशेषण है, लेकिन गर्मी को टच नहीं कर सकते। तो 3 प्रकार की संज्ञाएं, भाववाचक को अलग ही कर दो, नोट टचिंग ओनली फीलिंग, जिसको टच नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता? महसूस। और ये क्या है? एक से अधिक होते जाति बन जाएगी, और प्रॉपर होते प्रॉपर हो जाएगी। 3 नंबर के प्रश्न है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है, जिसमें आप समझ ही नहीं पाते हैं। और भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है? जातिवाचक संज्ञा विशेषण से, सर्वनाम से, अव्यय से और क्रिया से। इस पर चर्चा हम करेंगे। दूसरा, सर्वनाम। सर्वनाम कम से कम आप मान लीजिएगा 3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के, ये जो पार्ट है इसमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। लगभग लगभग मोटा मोटा बता रहा हूं, 10 का 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 8 से लेकर 10 नंबर के प्रश्न चारों से आएंगे। सर्वनाम बहुत इजी है, 6 प्रकार के होते हैं। प्रपुनिनिश है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपुनिनिश है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पुरुषवाचक है, जो परीक्षा में आता ही आता है, जिसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। कौन सा? सर्वनाम। उदाहरण जैसे मैं, तू, वह चलेंगे, कौन सा उदाहरण सही होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं परिमाणवाचक और सर्वनाम। एक उदाहरण से चारों बैठा देंगे, विशेषण में घबराने की जरूरत नहीं। देखो, ये है आम, आम की विशेषता कौन बता रहा? ये है, ये क्या है? सार्वनाम। क्या है ये? तो ये कौन सा विशेषण बन गया? सार्वनामिक विशेषण। अरे भाई, विशेषण तो विशेषता बताते हैं ना, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। तो यह संज्ञा क्या? नाउन है। समझ में आ गई? इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये है। ये क्या? सार्वनाम। तो एक तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर हम बात करेंगे 10 आम
ताजा आम क्या बन गया? गुणवाचक। अरे भाई आम की विशेषता कितने प्रकार से बताई जा रही है? 4 प्रकार से, 4 नहीं 4 सार्वनामों के माध्यम से बताई जाएगी तो क्या बनेगा? सार्वनामिक। 4 प्याज, छाछ, साबण, गिलास, नहीं गिलास नहीं गिलास, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो इंटरव्यू देने जाओगे ना तो क्या पी के आए? छाछ पी के आए। वो सोचेगा छाछ के नहीं पैदा होगी क्या, नहीं फसल है क्या? छाछ क्या है? 4 4 नहीं 4, समझ में आ गए? 16, 18, 19, ये गलत है। तो देखो आप 4 प्रकार से, अब देखो आप सर्वनाम के माध्यम से बताए जा रहे तो सार्वनामिक, संख्या के माध्यम से बताया जाए तो संख्यावाचक, नाप तोल के माध्यम से बताए तो परिमाणवाचक, और गुणवाचक की सबसे बड़ी पहचान ये है, कैसा और कैसी लगा लो। गुणवाचक की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? संज्ञा के साथ कैसा और कैसी लगाओ। सुंदर मकान, मकान कैसा? सुंदर। अच्छा विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा? अच्छा। लालची कुत्ता, कुत्ता कैसा? लालची। मौसमी आदमी, आदमी कैसा? मौसमी। समझ में आ गए? तो गुणवाचक बन जाएगा। इतना इजी है। आप कश्मीरी सेब, सेब कैसी है? कश्मीरी। जयपुरी रजाइयां, रजाइयां कैसी है? जयपुरी। समझ में आ गए? किला कैसा? लाल किला। ये आपके विशेषण है। और इसी प्रकार क्रिया के अलग अलग भेद है, सकर्मक है, अकर्मक है। फिर हम बात करेंगे रचना के आधार पर। अगर हम बात करें तो क्रिया के भेदों की बात करें तो संयुक्त क्रिया, साहित्य क्रिया, योगी क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और भी अदर क्रियाएं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कम से कम 4 नंबर के प्रश्न इस पार्ट से आएंगे, जो 4 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की क्या बताता? विशेषता। किसकी विशेषता? क्रिया की। अब देखो यार, यहां अगर हम बात करते हैं बोलता है, बोलता है, बोलता है, कैसे? देखो आप यहां अगर हम बात करें धीरे धीरे बोलता है, बोलना क्रिया, इसकी विशेषता कौन बता रहा? बोलो। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा इसमें? धीरे धीरे। अब बताओ धीरे धीरे बदलेगा क्या? अरे अव्यय, अविकार्य 4, इनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी एक के अनुसार भी नहीं। लिंग 1 नंबर का, वचन 2 नंबर के, लगभग कारक, काल, वाच्य, पक्ष और वर्ती 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है। लगभग 8 से 9 नंबर के प्रश्न आपके यहां से भी आएंगे। किसमें से? लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक और काल में से अगर बात करें तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आ गए आपके पूरे के पूरे क्या शब्द। तो आप समझ लो शब्दों में से कितने प्रश्न आएंगे ग्रेड सेकंड और पीएसआई की मिला के। 5 नंबर के हो गए, 8 नंबर ये हो गए, 8 और 5 13 और लगभग 8 ये हो गए। कितने हो गए? 13 और 8 21।
21 के बाद 1 नंबर का यहां से आएगा 22 नंबर, 22 नंबर के बाद कम से कम 5 नंबर, 22 से 5 27, 27 और कम से कम 8 नंबर, 27 और 8 आप जोड़ लीजिएगा, मोटा मोटा 32, मोटा मोटा 30 के आसपास प्रश्न कहां से आएंगे? शब्दों में से, जिसमें शब्द में क्या क्या आता है। नंबर 1 किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ये सारे के सारे। नंबर 2 इतिहास के आधार पर ये आएंगे। नंबर 3 रचना के आधार पर ये है। और नंबर 4 कौन सा है? रूप परिवर्तन के आधार पर। 30 नंबर के प्रश्न, आप ये समझ लो लगभग लगभग आधा कार्यक्रम, अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें 65 प्रश्नों की, तो 30 प्रश्न आपके यहां से आएंगे। और ये बेहतर ढंग से पढ़ने और समझने का सबसे अच्छा तरीका मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बतलाऊंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य। क्या आएगा? वाक्य। अब इसमें वाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं। वाक्य के कितने प्रकार माने गए? इसमें आपके उद्देश्य पूछा जाता है, विधेय क्या है ये भी पूछा जाता है। कई बार उद्देश्य का क्या पूछ लिया जाता है? विस्तार। और कई बार क्या पूछ लिया जाता है? विधेय का विस्तार भी पूछ लिया जाता है। कई बार वाक्य के अंग भी पूछ लिए जाते हैं। 2 अंग होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। इसी प्रकार कई बार पदबंध भी पूछ लिया जाता है, कई बार वाक्य शुद्धि भी पूछ ली जाती है। कम से कम 5 नंबर के प्रश्न वाक्य से भी आप मान सकते हैं, कम से कम। और वाक्य में क्या है पता होना चाहिए, वाक्य में कर्ता का होना जरूरी है और क्रिया, यानी 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक क्या होता है? विधेय। उद्देश्य और विधेय। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और जिसको लेकर आप सुबह से शाम तक छठी क्लास से आज तक बैठे रहे हैं, बस वही पढ़ते हैं, जिनको हम बोलेंगे संधि, जिनको हम बोलेंगे समास, जिनको हम बोलेंगे उपसर्ग और जिनको हम बोलेंगे प्रत्यय। उपसर्ग और क्या बोलेंगे? प्रत्यय। आप ये समझ लीजिएगा लगभग लगभग हम 30 नंबर की पहले बात कर चुके, 5 नंबर का वाक्य और 8 के लगभग बन जाएगा कौन सा? वर्ण विचार। बचे हुए 25 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। ये बात तो सही है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को भी हम इनकार नहीं करना चाहिए कि हम पूरा ही ध्यान संधि समास प्रत्यय उपसर्ग को लेकर दे। और देखो आप संधि, मैंने बताया लगभग लगभग 5-5 नंबर के प्रश्न यहां से आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी संधियां पढ़ी है आपने, जब प्लस ही की संधि पढ़ी है? जब प्लस ही, ये हिंदी की संधियां हैं। किसकी संधियां? हिंदी की संधियां। ये किस प्लस ही, किस प्लस ही, तब प्लस ही, हिंदी की संधियां है। और ये बनेगा जब प्लस ही से बन जाएगा जबी। ये थानाधार में पूछा गया, किस प्लस ही से क्या बनेगा? किसी। तब प्लस ही से क्या बनेगा? तभी। क्या बना? तभी। और आप लोग करते क्या है? सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। देखो दूसरा प्रश्न, तो सत्य प्लस आग्रह ये भी हो जाएगा और सती प्लस आग्रह ये भी हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि होने में तो सारी संधियां बन जाएगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह होता है, सती के लिए आग्रह नहीं होगा, सत्य के लिए आग्रह। तो सही संधि विच्छेद आपका यही होगा। ऐसे बहुत सारे, अगर हम बात करें तो दीनानाथ की संधि की बात करें, दीनानाथ में कौन सी संधि है? इसी प्रकार सत्यनाश जो दुश्मनों का जाएगा उसमें कौन सी संधि है? ऐसे मूसलाधार में कौन सी संधि है? और ये भी बता दीजिएगा कि संचय शब्द में कौन सी संधि है, और ये भी बता दीजिएगा कि रामायण शब्द में कौन सी संधि, और ये भी बता दीजिएगा कि मानव शब्द में कौन सी संधि है, और ये भी बता दीजिएगा कि किसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग हो रहा। तो सुनो, दीनानाथ, सत्यानाश, मूसलाधार ये सब अपवाद है। क्या ये अपवाद है? अपवाद किस संधि के? दीर्घ संधि के अपवाद है। ये दीर्घ संधि की उदाहरण नहीं है। रामायण में 3 संधियां होती है। कितनी? 3 प्रकार की संधियां, एक नहीं। अब आप तो सोचिए संधि तो एक ही प्रकार की होती है, आप बता रहे हो 3 प्रकार की संधियां। बिल्कुल होती है। संचय में 2 प्रकार की संधियां, कौन कौन सी? देखो आप, संचय प्लस ए और सम प्लस चय। सम प्लस
चय, संचय प्लस ए में कौन सी संधि है? अयादि। और सम प्लस चय में कौन सी संधि है? बोलो। सम प्लस चय में व्यंजन संधि है। तो दो संधियां हो गई। प्रश्न उठता है किसको प्राथमिकता देंगे? ये बातें भी आपको बताई जाएगी। रामायण में तो 3 संधियां, इसमें संधि के साथ साथ समास भी है। किसमें? मानव में मनु प्लस अ संधि भी है और इसमें क्या? समास भी। आई बात समझ में? मतलब आप जिस ट्रेडिशनल मेथड पर पढ़ते हैं, 5, 7, 8 दिन संधि पढ़ते रहते हैं और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आती, लास्ट में गोलमाल हो जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 3 दिन में आपको संधि पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। केवल 11 स्वरों में पूरी की पूरी संधियां आपको ऐसे लेकर जेड तक समझ में आ जाएगी और वही बातें पढ़ाई जाएगी जो परीक्षा में आएगी। नहीं तो 15 दिन तक संधियां रटते रहो, कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें नंबर 2 समास, बताओ। बहुत सारे बच्चे करेंगे साहब बहुत जटिल है, ये बहुत ही जटिल है। मैं आपको एक समास को 1 मिनट में पढ़ा सकता हूं और 100% यही पढ़ते होंगे आप। देखो आप, द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास में कितने पद होते हैं? 2 कम से कम। मैं आपको 1 मिनट में पूरा समास पढ़ा रहा हूं। 2 पद होते हैं, काट लो। एक पद का कोई समास नहीं होता, द्विगु शब्द में कोई समास नहीं है और गु शब्द में समास नहीं है तो किसमें? द्विगु में है। किसमें? एक पद का कोई समास नहीं होता। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जब नए नए आते हैं कि इतने होशियारों मास्टर जी तो बताओ पेन में कौन सा समास है? अरे पेन का संधि होता है क्या? एक ही पद है इसमें, पेन, कोई संधि कोई समास नहीं है। बाल में कोई समास ही नहीं है। एक पद का कोई भी समास नहीं होता। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना और कम से कम कितने पद होते हैं? 2। कितने पद होते हैं? इसमें कितने पद है? कितने पद है? 2। ये कौन सा पद है? पहला पद। तो प्रथम पद, पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची। इस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, 100%। और दूसरा पद, गु का मतलब होता है गाय, तो दूसरा पद द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होगा? द्विव यानी 2। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब हजारों उदाहरण ले आओ, आपके सामने आ गए। चतुर्भुज, तो 2 पद है, एक चतु दूसरा भुज, पहला पद संख्यावाची। पंचवटी, 5 प्लस वट, ये संख्यावाची हो गया। षडानन, षड प्लस आनन। सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अष्टावक्र, 8 प्लस वक्र। नवरत्न, 9 प्लस रत्न। दशानन, 10 प्लस आनन। तो पहला पद क्या होगा? संख्या और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। कौन सा समास होगा? कुछ भी याद नहीं करना, बस। इसी प्रकार द्वंद्व समास। अब आप देखो द्वंद्व है, बीच में से तोड़ लो। प्रत्येक समास में कितने पद होते हैं? बोलो। 2 पद होते हैं। अब आप देखो, द्वय का मतलब 2 और द्वय का मतलब 2, तो इस समास में क्या होते हैं? दोनों ही पद। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान। एक पद नहीं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास की अगर बात करें, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों ही पद क्या होंगे? बोलो। दोनों ही पद संख्यावाची भी होंगे, क्योंकि द्विव का मतलब 2 और द्विव का मतलब 2। कैसे होंगे? देखो उदाहरण बता रहा हूं। ये माता पिता, जितना योगदान माता का उतना ही पिता का है, तो माता और पिता दोनों पद प्रधान है। 25 में 5 और 20, 5 और क्या बनेगा? 20। पहला पद और दूसरा पद, ये पहला और दूसरा पद हो गया। दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? संख्यावाची। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं पाए। जो प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो आराम से समास को पूरे में से पूरे अंकों के साथ केवल और केवल 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रत्यय की और उपसर्गों की। तो प्रत्यय के अलग अलग भेद है और उपसर्ग भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस था जिसको मैंने 1 घंटे में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हालांकि ये बात सही है कि 1 घंटे में ग्रामर नहीं हो सकती, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बातें मैंने बताई है उसमें से कम 5-7 नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। अब कौन कौन सी किताब पढ़े? देखो, 2 प्रश्न हमेशा बच्चों के दिमाग में उठते रहते हैं। बहुत सारे गुरुजी तो क्या कहते हैं कि साहब ये किताब पढ़ो।
बहुत सारे गुरुजी ये भी कहते हैं कि एक ही किताब को बार बार पढ़ो। बहुत सारे गुरुजी कहते हैं अलग अलग किताबों को बार बार पढ़िए। प्रश्न उठता है कि हम कहां जाए, सही आंसर इसका क्या है? तो दोनों का आंसर मैं बताना चाहूंगा। मेरा अपना तजुर्बा है, अगर आप एक ही किताब को बार बार पढ़े या अलग अलग किताबों को बार बार पढ़े। अब इस संबंध में पूरा का पूरा शिक्षक वर्ग, स्टूडेंट वर्ग दो भागों में विभक्त है। एक तो पहले मत का समर्थन करता है, एक दूसरे मत का समर्थन करता है। मैं दोनों ही मतों का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। ये एक ही किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। 12वीं कक्षा तक एकेडमिक क्लासों में संजीव पासबुक को बार बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मत पढ़ो। हम जिस दौर में हैं, कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे, कंपटीशन के युग में एक किताब से पार नहीं पड़ेगी। क्यों? आपको पता होना चाहिए ना। अरे भाई वहां तो 22 पार्ट दे दिए हिंदी में, 12वीं क्लास तो 23 पार्ट में से आएगा क्या? और जो दे दिए कविता वही तो आएगी। यहाँ कविता थोड़ी दे रखी है, यहाँ तो एक लेखक दे दिया, कुछ भी आ सकता है। एक किताब को बार बार नहीं पढ़ना, अलग अलग किताबों को बार बार पढ़ना। और इसका तरीका हम हिंदी व्याकरण की किताब बता रहा हूं, नवीन हिंदी व्याकरण 50 बार में हर सेमिनार में बताता हूं, 9वीं से 12वीं तक चलती है। एक तो ये किताब पढ़ो, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम वर्ण विचार पढ़ा रहे, आप उसमें से पढ़ो, आराम से पढ़ो, जाके पढ़ो, बार बार पढ़ो। नवीन हिंदी व्याकरण के बाद में नंबर दो एक आती है, कौन सी? सरस्वती, मानक सरस्वती, पूरा नाम है उसका मानक सरस्वती। ये केंद्रीय विद्यालय में चलती है, KVS। ये 9वीं और 10वीं की किताब है। इसका भी कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, दोनों सेंटर की, एक स्टेट बोर्ड की है। मैं किसी राइटर की किताब का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। नंबर 3 अगर आप पढ़ना चाहे तो शब्द अर्थ प्रयोग, ये किताब आती है डॉक्टर हरदेव भारी की किताब आती है, जिसका नाम है शब्द अर्थ और प्रयोग। बहुत गजब की किताब है, स्पेशल इस पार्ट के लिए। कौन से पार्ट के लिए? स्पेशल इस पार्ट के लिए, बस 10 नंबर के लिए। इसके लिए तो गजब की किताब है ये। एकार्ती, अनेकार्ती, विलोम शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो बहुत गजब की किताब है इस पार्ट के लिए। कौन सी? ये वाली, जिसका हम नाम दे रहे हैं, जिसका नाम मैं लिखवा रहा हूं। आगे बात समझ में? अब यहां आप देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। नंबर 4, सभी किताबों को टेप टाप के एक बहुत शानदार किताब अपनी वाली है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि यदि सच में आपको हिंदी विषय में और ग्रामर में कामयाबी को प्राप्त करना है तो ये सर्वोत्तम वाली किताब एक बार जरूर देखें। ये सर्वोत्तम पब्लिकेशन की आती है, ये अपनी किताब है। मैं इतना कह सकता हूँ, जो किताबें आपको बताया इनसे 1000 गुना बेस्ट है। अब प्रश्न उठता है कि 4 किताबों का क्या करें? कुछ भी नहीं करना, एक व्हाइट रजिस्टर लाओ, ब्लैक पेन लेके आओ, जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ वर्ण विचार, घर जाके 3 घंटे वर्ण विचार ही पढ़ो। इस किताब से वर्ण विचार पढ़ो, इस किताब से वर्ण विचार पढ़ो, इस किताब से वर्ण विचार पढ़ो, और इस किताब से भी क्या पढ़ो? वर्ण विचार को ही पढ़ना 3 घंटे में। अब देखो यहाँ पढ़ा दिया, कुछ विशेष बातें छूट जाती है, चारों किताबों से पढ़ लो। आप बताओ, 4 किताबों से घर जाके पढ़ेंगे, एक मैं जबरदस्त यहाँ 5, 10, 15, 20 किताबों को मैं अपने दिमाग में बैठा कर आपको पढ़ाता हूँ। आप एक बात बताओ, वर्ण विचार से कोई बाहर से प्रश्न आ सकता है? मेहनत एक बार करनी पड़ेगी। मैं इतना कह सकता हूं कि ग्रामर में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और निस्संदेह रूप से और लोगों से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
लेकिन इसका तरीका यही है, चारों किताबें टेबल पर होनी चाहिए, 3 घंटे का टाइम केवल और केवल ग्रामर के लिए निर्धारित होना चाहिए। बेहतर ढंग से आप ग्रामर पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे संज्ञा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा दिया मैंने। घर जाके जो नोट्स है ना, बार बार घर जाके मत उतारो नोट्स, इतना टाइम है ही नहीं, जो उतारना यहाँ उतार लो, और जो पढ़ा है उसके नीचे विशेष लगा के लिखो, जाके संज्ञा इसमें से पढ़ो, इसमें से पढ़ो, इसमें से पढ़ो। अरे भाई घर जाके यहाँ 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे, 2-2.5 घंटे ग्रामर घर जाके पढ़ेंगे, उन किताबों से भी मान लो कोई उदाहरण रह गया तो वो भी आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। जब एग्जाम होगा ना, तब आप सोचेंगे कि संज्ञा में मैं ऐसे प्रश्न करूंगा, एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा, और नहीं होगा। ये तरीका है। समास पढ़ रहे, तीनों में से पढ़ो, संधि पढ़ रहे, चारों में से पढ़ो, जो किताबें सामने, क्योंकि मैं यहाँ संधि के 50 उदाहरण दे सकता हूँ, और उदाहरण भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ जाके, घर जाके किताबों में से, उससे बात कुछ भी नहीं आएगा। ये इस सेमिनार का सारांश है जो मैंने आपको बता दिया। किसी के मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न उतरा तो स्वागत है, पूछ सकते, पूछ तो लो यार, कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला के बातें कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। एक ही लाइन बोलता, अपन बातें करते रहे, बैठे रहे, कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब होगा भी नहीं। हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, और बेहतर प्रयास करना पड़ेगा, मैं इतना कर सकता हूँ। बिना बेहतर प्रयासों के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन ये भी सही है कि हम अगर मेहनत करेंगे ना, अभी मेरे पास अटेस्टेड कराने के लिए आया था रेखराम, अपने स्टूडेंट, अभी क्लास का, संस्कृत डिपार्टमेंट में एसटी की एक ही पोस्ट, उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं आज, ये तो उदाहरण है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं टेस्टेड करके आया उनसे, उसका 5 मिनट क्या, क्लास चालू होने से पहले वो बैठा था बाहर, एक पोस्ट एसटी की। अब कोई तो ये सोचे कि यार एसटी में मेरा तो एक पोस्ट में तो क्या होगा, कहने की तो बात ये भी सही है, लेकिन उसी का हुआ है, तो ये तो कोई बात नहीं। अब वो टॉपर था तो टॉपर ही है, तो हमें तो अगर बड़े पर प्रॉपर मेहनत करेंगे ना, तो सब पॉसिबल है, नौकरी कहीं भी लग जाएगी। और मैं आपको पहले ग्रामर से चालू कराऊं, तो इसका मतलब ग्रामर कहीं भी पढ़ो ना, नवोदय का दो, केंद्रीय विद्यालय का दो, डीएसएसबी का दो, जिसका भी एग्जाम देंगे सब में ग्रामर आएगी। एक बार ही तैयार कर लो, एक बार ही लिटरेचर तैयार कर लो, एक बार ही काव्य शास्त्र को तैयार करो, सब कुछ एक बार तैयार कर लो, और बेहतर ढंग से मेहनत करके तैयार कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की एक नहीं 5-5 नौकरियां लग जाती है, देखते होंगे ना, वो कुछ भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, वो पढ़ते नहीं भाई, बार बार पढ़ते हैं, वो एक बार बेसिक कंसेप्ट नोट्स बना लिए, एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी घर जाके। फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ काव्य शास्त्र, घर जाके आप भी 2-3 किताबों से काव्य शास्त्र को तय करो, उन्हीं को बार बार पढ़ते हैं बच्चे, फिर नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, और यही बच्चों की सफलता का आधार है। और देखो समय तो निकलता जा रहा है, वैकेंसी 5 साल में बम्पर आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैदान छोड़ देंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, मैदान को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर मैदान से कोई पत्थर चले जाता है ना, कोई मतलब नहीं। और 5 साल कोई पत्थर एक जगह पड़ा है ना, तो लोग उस पर सिंदूर लगाना चालू कर देते, वो भी देवी देवता बन जाता है, तो पड़ा पड़ा पत्थर तो भगवान बन जाता है। आप अगर मैदान छोड़ के चले गए तो कोई मतलब नहीं, 5 साल में हर बार वैकेंसी आएगी, लेक्चर की ये आ रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है, इसमें भी पोस्टें बढ़ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है, हर साल जैसे जैसे पोस्टें वैकेंट होती जाएगी, 500, 700, 1000 की वैकेंसी आती रहेगी। अब आप ऐसे मत मानो कि थोक के बाद वैकेंसी आएगी, लेकिन ये बात सही कि हर साल ही आएगी। अब जो वैकेंसी आएगी ना, वो ये नहीं कि वो और रोटेशन वाइज होगी कि इतनी तारीख को पोस्टिंग मिलेगी तो मिलेगी। जैसे यूजीसी नेट है ना, ये तो सरकार ने बढ़िया काम किया, जो इंटेलिजेंट बच्चे निकलते जाएंगे, जिनका नहीं हुआ अगली बार बेहतर तैयारी करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। कहीं भी आप नौकरी लग सकते हैं, इस समुद्र में नहीं लग पाएंगे तो कहीं भी नहीं लग पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। टाइम क्या रहेगा क्लास का, लोग को जिसे पूछना उधर या मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।